17 जून को फॉक्स न्यूज के पत्रकार पीटर डूसी ने ट्रंप से कहा, एक दफा एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था जनवरी 2020 में कि ईरान ने कभी कोई युद्ध नहीं जीता है, लेकिन कभी कोई नेगोशिएशन हारा भी नहीं। ट्रंप ने इस पर पूछा पत्रकार से, किसने कही थी ये बात? डूसी ने जवाब दिया, डोनाल्ड ट्रंप। ये सुनकर पूरा सभागार हंसने लगा और ट्रंप ने झेप कर कहा, हाँ, मुझे लगा था कि तुम यही कहने वाले हो। डूसी का असली सवाल इसके बाद आया। उन्होंने पूछा, आप कैसे अमेरिका वापस जाएंगे और एक सशंकित अमेरिकी जनता को यकीन दिलाएंगे कि ये डील एक जीत है? ईरान डील पर ट्रंप सब कुछ अचानक कर रहे हैं। पहले अचानक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किया, फिर अचानक 17 जून को फ्रांस के वर्साय में 14 सूत्री सहमति पत्र, या जिसे कह रहे हैं इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस पर दस्तखत कर दिए। ईरान की ओर से राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दस्तखत किए। पूरी योजना के मुताबिक 17 जून, उसके बाद 19 जून को जिनेवा में डील पर दस्तखत होने थे। 17 जून को वर्साय में साइन होने के बाद इस प्रोग्राम पर ऊहापोह था, क्योंकि ईरान के हवाले से ये खबर आई कि ये कार्यक्रम अब नहीं होगा। लेकिन कुछ घंटे बाद खबर आई, 18 जून को स्विस विदेश मंत्रालय की तरफ से पुष्टि हुई कि कार्यक्रम होगा, जिनेवा में नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड की ब्यूर्गेनस्टॉक नाम की जगह पर। इसमें ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधियों के अलावा पाकिस्तान और कतर भी उपस्थित होंगे। काफी दबाव के बाद वॉशिंगटन ने भी इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बिंदु पब्लिक कर दिए हैं। ये मसौदा सार्वजनिक होने के बाद ट्रंप की ईरान पर की गई तमाम भूतकालीन बातें और दावे अब उनका गिरेबा पकड़ रहे हैं। बात जैसे कि ईरान से बातचीत का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके वार्ताकार बहुत मंझे हुए होते हैं। जब भी पश्चिमी देश वार्ता की मेज पर बैठते हैं तो ईरानी वार्ताकार अपने हित निकलवा लेते हैं, जबकि पश्चिमी देशों को कुछ खास नहीं मिलता। अब ठीक यही बात ट्रंप के साथ हुई। डील में ईरान को क्या मिला, ये MOU के हवाले से हम कुछ बिंदुओं में समझते हैं। समझौता होते ही ईरान होर्मुज स्ट्रेट से व्यावसायिक जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही का भरसक इंतजाम करेगा, बिना कोई शुल्क लिए। मगर इस निःशुल्क वाली बात के आगे लिखा है कि मात्र 60 दिन तक, मतलब फिलहाल केवल 60 दिन तक होर्मुज टोल फ्री रहेगा। ईरान साफ कह रहा है कि इस अवधि के आगे वो टोल वसूलेगा। यानी थैंक्स टू ट्रंप, पूरी दुनिया के जहाज बैठे बिठाए अब टोल चुकाएंगे, उस रास्ते पर जो मार्च से पहले मुफ्त हुआ करता था। हमारे आपके लिए इसका सामान्य सा मतलब है ज्यादा महंगाई। सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई की तत्काल और स्थायी समाप्ति की बात भी इस इस्लामाबाद मेमोरेंडम में है। दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देने का भी वचन दे रहे हैं। इसके अलावा होर्मुज में जहाजी सेवाओं और आगे इस स्ट्रेट का प्रशासन किस तरह चलेगा, इस पर ईरान और ओमान आपस में बात करेंगे, और ये बात अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और होर्मुज के तट पर बसे देशों के संप्रभु अधिकारों के मुताबिक होगी, यानी ईरान और ओमान। अमेरिका वचन देता है कि वो ईरान पर लगे सभी किस्म के प्रतिबंधों को खत्म करेगा, तत्काल ईरानी कच्चे तेल के निर्यात और बैंकिंग सेवाओं के लिए प्रतिबंध में छूट देगा। ये फाइनल डील का हिस्सा होगा। इससे इतर ईरान फिर से पुष्टि करता है कि वो न तो परमाणु हथियार बनाएगा, न उन्हें हासिल करेगा। ईरान के पास जो संवर्धित यूरेनियम है, उसे डिस्पोज करने के तरीके पर दोनों देश आपसी सहमति से बात सुलझाएंगे। और सबसे जरूरी बात, ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में अपनी ही जमीन पर डाउनब्लेंड करने को तैयार हुआ है। डाउनब्लेंड से आशय है उसकी ग्रेडिंग कम करना, मतलब परमाणु हथियार बनाने लायक जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, उसे व्यावसायिक परमाणु ईंधन में इस्तेमाल लायक लो एनरिच्ड यूरेनियम में तब्दील करना। ईरान के लिए $300 अरब का पुनर्निर्माण कोष बनाने का प्लान भी सामने आया है, और इसका बिल कौन भरेंगे? खाड़ी के देश। हमने कल भी इसका जिक्र किया था। इस शुरुआती डील की भाषा के बारे में डील की हमने आपको बताया। ऐसा लग रहा है जैसे ईरान ने डिक्टेशन देकर इसको लिखवाया हो। ईरानी शर्तें ही माननी थी तो ट्रंप युद्ध करने गए क्यों थे? उनसे अमेरिका में अब यही सवाल पूछा जा रहा है। और ये बात सिर्फ विपक्ष नहीं पूछ रहा, खुद ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लोग और समर्थक उन्हें घेरने में लगे हैं। मसलन रिपब्लिकन पार्टी से सेनेटर हैं बिल कासिडी। उन्होंने एक सोशल पोस्ट लिखा। लिखते हैं कि रीगन कब्र में करवटें बदल रहे होंगे। रोनाल्ड रीगन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, ईरान पर उनकी हार्डलाइन पॉलिसी थी।
नवंबर 1979 में ईरान का बंधक संकट शुरू हुआ था इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद। तब तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास में अमेरिकी राजनयिकों और कर्मियों को बंधक बनाकर रखा गया था। कई महीने ये चला। उनकी रिहाई रीगन के कार्यकाल के शुरुआती घंटों में हुई थी। बहरहाल कासिडी ने ईरान पर ट्रंप की विफलताओं और असमर्थता को समअप करते हुए एक बात लिखी। युद्ध से पहले हॉर्मुज स्ट्रेट खुला था, आर्थिक प्रतिबंधों के बोझ तले ईरान दबा था और अमेरिका के 13 सैन्यकर्मी जिंदा थे। और ट्रंप की डील से क्या बदला? कासिडी आगे लिखते हैं, अब 13 अमेरिकी मारे जा चुके हैं, परिवारों ने पेट्रोल पंप पर अरबों रुपए फूंक दिए हैं, ईरान से आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे और बमबारी रुक गई है। ये कई दशकों की सबसे खराब विदेश नीति की भूल है। अब यहाँ पर ठहर कर अमेरिकी पक्ष से इतर पक्ष भी देखते हैं, क्योंकि कासिडी ने केवल अमेरिकी मौतें गिनवाई हैं, जबकि दूसरे पक्ष यानी ईरान और लेबनान में मौतों की संख्या कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ईरान में 3,500 से ज़्यादा और लेबनान में 1,000 से ज़्यादा। ट्रंप की आलोचना की बात कर रहे हैं तो एक और रिपब्लिकन नाम है सेनेटर टेड क्रूज। वो बोले कि अब तक जो जानकारियां जारी की गई हैं वो संकेत देती हैं कि दुर्भाग्यजनक तरीके से राष्ट्रपति को इस डील के संबंध में खराब सलाह दी गई। इतिहास सिखाता है कि धर्म शासित उन्मादी जो हमारी हत्या करना चाहते हैं उन्हें अरबों डॉलर देना एक बुरा आइडिया है। 2 समर्थक जो विरोध में उतर आए, तो फिर यक्ष प्रश्न वही कि ट्रंप नई डील में ऐसा क्या लाए जो ईरान पहले नहीं दे रहा था। युद्ध की शुरुआत से ही ट्रंप का मकसद लगातार बदलता रहा। पहले बोले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है, फिर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तबाह करने की बात आई, फिर सत्ता परिवर्तन की बात आई, यहाँ तक कि ईरान को पूरी तरह मिटा देने की धमकी आई, पर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर मिला क्या अमेरिका को? वही जो ईरान युद्ध के पहले भी देने को राजी था। एक संक्षिप्त तुलना से इसे और समझते हैं। फरवरी 2026 की 2 ज्ञात तारीखें 17 फरवरी और 26 फरवरी। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ईरान और अमेरिका ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वार्ता की। इसमें मीडिएटर था ओमान। 26 फरवरी को बातचीत एक अपेक्षाकृत सकारात्मक नोट पर खत्म हुई। ईरान परमाणु विवाद सुलझाने पर राजी हो गया था। उसने कहा था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की देखरेख में ईरान के ही भीतर 400 किलो के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार को डाउनब्लेंड करने के लिए हम तैयार हैं। तेहरान इस पर भी राजी हुआ कि भविष्य में कभी हाईली एनरिच्ड यूरेनियम वो नहीं बनाएगा। ईरान की कमिटमेंट और वार्ता की गति से मीडिएटर का काम कर रहा ओमान भी खुश था। बातचीत की अगली तारीख तय हुई थी 2 मार्च 2026। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ये बात होनी थी, पर यह कभी नहीं हुई क्योंकि अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर 28 फरवरी 2026 को ही ईरान पर हमला बोल दिया। यानी ईरान जो रियायतें दे रहा था, डील में अमेरिका को जो ऑफर कर रहा था, वो ट्रंप ने नामंजूर कर दिया। इस औचक हमले पर सुलह करवाने की कोशिश कर रहे ओमान ने क्या कहा था? ओमानी विदेश मंत्री बद्र अलबुसैदी 18 मार्च को इकोनॉमिस्ट मैगजीन में एक लेख लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ये एक झटका था, लेकिन हैरानी की बात नहीं थी कि 28 फरवरी को सबसे ताज़ा और सबसे अधिक अहम बातचीत के कुछ ही घंटों बाद इजराइल और अमेरिका ने फिर से एक गैर कानूनी सैन्य हमला बोला, उस शांति के खिलाफ जो कुछ देर के लिए वाकई मुमकिन लग रही थी। अलबुसैदी ने यह भी लिखा कि अमेरिका ने अपनी विदेश नीति पर नियंत्रण खो दिया है और इजराइल ने ट्रंप को ईरान से युद्ध करने के लिए राजी किया है। अब अतीत से फिर वर्तमान पर लौटते हैं, नई डील के टेक्स्ट पर आते हैं। इसमें नया वो है जो ईरान को मिला और बहुत कुछ मिला, और पुराना क्या? वो जो ईरान पहले ही दे रहा था। और तो और अब ट्रंप की भाषा बदल गई। 17 जून को उन्होंने कहा कि ईरान को नागरिक उपयोग के लिए यूरेनियम संवर्धित करने का बुनियादी हक है। कुछ याचना के स्वर में कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम छोड़ने के लिए ईरान पर दबाव बनाएंगे। ये भी याद आया उन्हें कि ईरान के पड़ोसियों के पास मिसाइलें हैं तो ईरान के पास भी होना बनता है। यानी बहुत देशज भाषा में कहें तो अपनी ही बात से पलटे और जमकर भद्द पिटवाए। ट्रेंड बताता है कि घोषणाओं के मामले में ट्रंप के 3 पसंदीदा शब्द हैं, बिग, ब्यूटीफुल और ग्रेट। लेकिन इस दफ़ा ईरान डील के लिए उन्होंने सांख्यिकीय विशेषण चुना, मेजर यानी मुख्य या बहुत बड़ा। कहा यह डील अमेरिका के लिए मेजर विन है। लेकिन ट्रंप का पसंदीदा ग्रेट शब्द उपेक्षित नहीं रहा, उसे उठाया हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कासिम ने ईरान डील के मसौदे को ग्रेट विक्ट्री बताया। और ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगर गालिबाफ ने कहा कि समझौता अमेरिका की नाकामी का एक दस्तावेज है। आपके मन में आ रहा होगा कि बाकी सब तो ठीक है, ये बात है ईरान और अमेरिका के बीच की, लेकिन इसे इस्लामाबाद डिक्लेरेशन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ने इस दफ़ा इन दोनों मुल्कों के बीच मध्यस्थता की थी और जंग शुरू होने के बाद दोनों पक्षों के बीच पहली औपचारिक बातचीत भी इस्लामाबाद में हुई थी, इसलिए ये नाम।
इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं। और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की ग्लोबल ऑर्डर में बदलती भूमिका के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आपको प्रताप भानु मेहता का लेख ज़रूर पढ़ना और देखना चाहिए हमारे चैनल पर। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी, आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।